नमस्कार दर्शक मित्रों, डे स्पेशल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं और आज इस कार्यक्रम में खास हम कुछ अलग लेकर आए हैं और कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि इस कार्यक्रम के थ्रू आज आपको एक जागृति अभियान के बारे में बताएंगे। यानी कि हम ग्रीन एनर्जी मतलब कि हरित ऊर्जा को कैसे प्रोत्साहन दिया जा सकता है। और इसी के साथ खास ही अभी के समय में जैसा कि हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल व्हीकल के प्रति लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी हो गया है, तो वो अच्छे किया जा सकता है। और साथ ही साथ हम इसके बारे में भी आपको बताएंगे कि ग्रीन एनर्जी क्या है और इसके लिए लोगों को प्रोत्साहन देना कितना ज़रूरी है। ये सारी बातें आज इस कार्यक्रम के थ्रू करेंगे। और जो एक अभियान चलाया जा रहा है, यानी कि एक सक्षम अभियान है जिसके थ्रू ये बहुत ही सही काम किया जा रहा है, इसके बारे में यानी कि इस अभियान के बारे में भी आपको बताएंगे। और साथ ही साथ ये करना कितना ज़रूरी है, मतलब कि आज के समय में जो हरित ऊर्जा है यानी ग्रीन एनर्जी के लिए लोगों को जागरूक करना कितना जरूरी है और कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में बताने के लिए मेरे साथ खास यहाँ पर जुड़ रहे हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन मार्केटिंग डिवीजन के चीफ मैनेजर डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव जी। डॉक्टर राजीव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू द शो। नमस्कार, धन्यवाद। तो डॉक्टर राजीव, सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं सक्षम अभियान की, जैसा कि मैंने कुछ लोगों को बताने का प्रयत्न किया है, लेकिन आपसे जानना चाहूँगी जिस अभियान के बारे में आज हम लोगों को बताने वाले हैं, सबसे पहले उसके बारे में बताएं कि सक्षम जो अभियान है वो क्या है। सक्षम, जैसे कि नाम आपको सुनाई पड़ता है, सक्षम का मतलब होता है सेल्फ डिपेंडेंट होना, आत्मनिर्भर होना। तो सरकार के द्वारा जो अभियान चलाया जाता है जिसमें कि हम लोग जागरूक हों और कच्चे तेल की जो हमारी ज़रूरत पड़ती है उसके लिए में आत्मनिर्भर हो पाएँ, उसी अभियान का नाम सक्षम अभियान है। इस अभियान में हम लोग हर प्रकार के वर्ग के लोगों को, बच्चे, बूढ़े, टीचर, हाउसवाइफ्स, किसान, ड्राइवर, सबको बताते हैं किस प्रकार से आप तेल का मतलब पेट्रोल उत्पादों का इस्तेमाल करें ताकि उसकी बचत हो सके और हमारी देश की जो इंपोर्ट के प्रति निर्भरता है वो कम हो और हम आत्मनिर्भर बन पाएँ। इसलिए इसको सक्षम अभियान कहते हैं। जी, आपके इस अभियान की जो थीम है उसके बारे में जानना चाहेंगे कि जब भी कोई अभियान की शुरुआत की जाती है तो लोगों तक उसका मैसेज सही पहुंचे, उसके लिए एक थीम रखी जाती है। तो आपके इस अभियान की थीम क्या है? इस साल जो सक्षम 2022 जो है ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के समय मनाया जा रहा है और इस साल जो थीम है वो है हरित ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा। सर, हरित ऊर्जा, इसके बारे में लोगों को जागरूक करने का हम प्रयास कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये हरित ऊर्जा क्या होती है, ग्रीन एनर्जी क्या होती है? हरित, जैसे आपको पता है, हरित का मतलब है हमारा पर्यावरण जो हरा भरा रहता है। ऐसी ऊर्जा जो हमारे पर्यावरण को हरा भरा रख सके, उसको ख़त्म ना करे, उसको काला ना होने दे और उसको हरा भरा बनाए रखे, ऐसी ऊर्जा का उपयोग को हम हरित ऊर्जा का उपयोग कहते हैं और ऐसी ऊर्जा को हम हरित ऊर्जा कहते हैं। जी, कौन से ऐसे ऊर्जा स्रोत हैं जो ग्रीन एनर्जी कहलाते हैं, जिससे लोगों को पता चल सके कि ऐसे कौन से ऊर्जा स्रोत हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है? जैसे कि पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि कौन से ऊर्जा स्रोत ऐसे हैं जो हरित नहीं कहलाते। वो जितनी भी ऊर्जा जिसके द्वारा धुआं पैदा हो, जिससे प्रदूषण होता है, वो सारे गैर हरित ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। और हरित ऊर्जा स्रोत वो कहलाते हैं जिनके जलाने पे, इनका इस्तेमाल करने से कोई धुआं नहीं उड़ता। धुआं का मतलब प्रदूषण नहीं होता। तो ये हरित ऊर्जा कौन से स्रोत हैं? जैसे कि आपका पानी से चलने वाली टरबाइन्स हो गई, सूर्य से चलने वाले सौर चक्कियाँ हो गई, पवन चक्कियाँ हो गई और दूसरे प्रकार के जो जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं वो सब कहलाते हैं। तो अगर हम बात करें इस अभियान की और अगर बात करें इंडियन ऑयल तेल उद्योग की, तो हरित ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के लिए किस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं? हमारा तेल उद्योग जो है वो कई प्रकार के प्रयास कर रहा है जिससे कि हरित ऊर्जा को प्रोत्साहन मिले, लोगों के अंदर जागरूकता है कि वो हरित ऊर्जा का इस्तेमाल करें। उदाहरण के लिए हम लोग ईवी वैलीज़ जो हैं, ईवी मतलब इलेक्ट्रिकल वाहन का हम लोग प्रोत्साहन दे रहे हैं। उसके लिए हम लोग अपने जितने भी रिटेल आउटलेट्स हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, वहाँ पे हम लोग चार्जिंग स्टेशंस बना रहे हैं और भविष्य में हम लोग बहुत कुछ इसके आगे करना चाहते हैं ताकि लोग जो इस समय गाड़ियाँ जो हैं वो तेल या
तेल के पदार्थों के ऊपर चलाते हैं, जैसे पेट्रोल और डीजल, जिससे धुआं पैदा होता है, उसको छोड़कर धीरे धीरे वो इलेक्ट्रिकल वाहन की तरफ जाएं, जिससे कि शहरों के अंदर जो धुआं होता है वो कम हो। और इस प्रकार के अभियान के अंदर अभी तक, जैसे हमको पता है कि हमारे इंडियन ऑयल ने स्वयं पूरे भारतवर्ष में कम से कम 3000 चार्जिंग स्टेशंस पूरे लगा रखे हैं, और ये आगे बढ़ते ही जाएंगे, और ऐसी प्रयास दूसरे ऑयल कंपनियां भी कर रही हैं। जी, जैसा कि हमें पता चला है कि आपने इस अभियान के अंतर्गत ईवी रैली का भी आयोजन किया है, तो ये रैली क्या है और इस रैली के थ्रू कैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा सकता है? ईवी का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल वाहन। तो हम लोगों ने एक रैली का आज ही सुबह हम लोगों ने एक उद्घाटन किया। ईवी रैली का करने का जो प्रयास था, या उद्घाटन का जो प्रयास था हमने किया, उसका कारण ये था कि हम चाहते हैं कि लोगों के अंदर जागरूकता बढ़े, उनके मन में जितने भी संशय हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल के वो दूर हो सके। जब दूसरे चला सकते हैं तो हम भी चला सकते हैं। ज़्यादातर लोग इलेक्ट्रिकल वाहन को इसलिए ख़रीदने में परेशान होते हैं या फिर दो बार सोचते हैं। उनको ये लगता है कि ऐसा ना हो कि रास्ते में जो बिजली की गाड़ी है कहीं बंद पड़ जाए। दूसरा, उनको डर लगता है कहीं आग ये लगने का या फिर बिजली का झटका लगने का खर्च, उनको डर लगा रहता है। तो जब आप दूसरों को देखते हैं चलाते हुए तो उनके मन में विश्वास उत्पन्न होता है कि हाँ, जब दूसरे भी कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो इसी प्रयास के अंतर्गत हमने ये ई वाहन व्हीकल का जो रैली था हम लोगों ने आयोजित किया। जी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के प्रति तेल उद्योग का क्या मानना है? यहाँ इससे ये भी जानना चाहूँगी कि क्या आपका क्या अनुभव है? क्या आप देख रहे हैं कि अभी के जो यंगस्टर्स हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल की और आकर्षित हो रहे हैं? क्या शुरुआत हो रही है इस चीज़ की? क्योंकि अभी तक हमने जैसा कि देखा इलेक्ट्रिकल व्हीकल शायद से यंगस्टर्स को स्टाइलिस्ट व्हीकल चलाना ज़्यादा पसंद है, तो इतना नहीं देखने मिल रहा था। लेकिन अभी जो भी कार्स आ रही हैं तो वो बिल्कुल ही पहले जैसे कि पेट्रोल और डीजल की आ रही है बिल्कुल वैसी आ रही है। तो क्या कोई चेंज देखने मिल रहा है? और ख़ास तेल उद्योग का क्या मानना है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को लेकर? जहाँ तक आप विद्यार्थियों की बात करते हैं जो कॉलेज में पढ़ते हैं या फिर हमारा जो भविष्य है, उनसे मेरी मुलाकात होती रहती है। और हमने अभी भी कुछ पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी में एक नेशनल कॉन्क्लेव किया था, जहाँ पे हमने बच्चों को बुलाया और उनके साथ हमने वार्ता किया, सवाल जवाब किया। तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा जागरूकता है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो सदा एक नई टेक्नोलॉजी की तरफ उनका रुझान रहता है, नई चीज़ खोजते हैं, नए आविष्कार करना चाहते हैं। और उनको इस समय लगता है कि जो इलेक्ट्रिकल वाहन है वो एक नया दरवाज़ा खोल रहा है, एक नया खिड़की खोल रहा है नए आविष्कार करने के लिए। और दूसरी चीज़ है कि इस वाहन में कोई आवाज़ ज़्यादा नहीं होती, धुआं नहीं निकलता, तो सब लोग इसके प्रति आकर्षित हैं। और बहुत से हमसे ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिन्होंने नए नए प्रयोग कर रहे हैं, अपने रिसर्च सेंटर्स में नई नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए प्रयासरत हैं। तो मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ कि जो हमारी नई पीढ़ी है इसके प्रति उसका रुझान बहुत ज़्यादा है। तो ये तो हमारा पहले का उत्तर हुआ। और दूसरा उत्तर ये है कि इंडियन ऑयल जैसे हम लोग कई प्रकार के प्रोग्राम करते रहते हैं, जैसे कि ई वैली अभियान था या फिर कॉन्क्लेव करते रहते हैं, और हम लोग प्रोत्साहन देते हैं दूसरी कंपनियों को कि वो हमारे साथ समझौता करें और अपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल का बेचने में उनकी सहायता भी करते हैं जिस हद तक हो सकती है। जी, तो ये प्रोत्साहन देने के लिए आप कैसे कदम उठाते हैं वो बात हुई, लेकिन तेल उद्योग का यानी आपका पर्सनली क्या मानना है इलेक्ट्रिकल व्हीकल को लेकर? मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से इस समय पर्यावरण जो है वो धुएं से या ग्लोबल वार्मिंग से परेशान है, टेम्परेचर जो है, तापमान जो है इस पृथ्वी का दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, गर्मियाँ और गर्म होती जा रही हैं, और अंटार्कटिका जैसे जगह में जहाँ पे हमारा बर्फ़ है वो पिघलती जा रही है, जिससे कि पूरा जनजीव हिल गया है, उनकी जो रोज़ का जीवन है हिल जाता है या अस्त व्यस्त हो गया है। तो उस पूरे विश्व में जागरूकता है, जैसे कि हमारे कई सारे सम्मेलन हुए, COP29 भी हुआ था, तो जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है कि हम लोग नेट ज़ीरो कार्बन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर हमें इस पृथ्वी को बचाना है, इस पर्यावरण को बचाना है, तो हमें ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसे ऊर्जा स्रोतों को ढूंढना पड़ेगा जिससे कि धुआं ना निकलता हो। तो और ये जितने भी, और अब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो तेल का जो है धीरे धीरे करके इसका जो यूज़ है, जिसका जो कहते हैं यूटिलाइजेशन है वो कम होता जाएगा, और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स कुछ समय में जहाँ तक मैंने सुना है हमारे सरकारी जो पैनल से कि
2030 के अंदर में ऑलमोस्ट 50% जो है वो जितनी भी वाहन शहरों में चलेंगे वो बिजली पे, बैटरी पे चलने वाले होंगे। लेकिन अभी जितनी महंगाई देखने मिल रही है और जब कंपैरेटिवली हम पेट्रोल डीजल के साथ कंपेयर करते हैं ई कार्स को, तो कहीं ना कहीं महंगाई की वजह से भी लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल नहीं ले रहे हैं सर। आपको ध्यान होगा कि आज से 10 साल पहले मोबाइल फ़ोन बहुत कम लोगों के पास होता था। कारण था कि मोबाइल फ़ोन का कॉस्ट ज़्यादा था, और कॉस्ट होने का ज़्यादा कारण ये था कि उसे कम खरीदने वाले थे। तो जिस प्रकार से मोबाइल एक समय में बहुत महंगा था और अब इतना सस्ता हो गया कि हर आदमी के हाथ में, लगभग हर एक आदमी के हाथ में मोबाइल है, उसी प्रकार जैसे ही लोग ज़्यादा इसे इस्तेमाल करने लगेंगे तो मास प्रोडक्शन करने की वजह से इसकी कॉस्ट अपने आप कम होती जाएगी और भी खोजें होंगी। जितनी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, तो जितने ज़्यादा लोग इस्तेमाल करने के लिए अपना इच्छा प्रकट करेंगे तो नए नए आविष्कार होंगे और सस्ता होता जाएगा। जी 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 जी। और राजीव जी, यहाँ पर और किस किस तरह के कदम आपने उठाए हैं अभी? अगर इस अभियान की बात करें तो यहाँ पर जैसे आपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल रैली की बात की, इसके अलावा अगर हम बात करें ई वाहन के प्रसार के लिए किस किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, क्या क्या किया जा रहा है इस अभियान के अंतर्गत, और उसमें कितनी सफलता आपको मिल रही है? देखिए, ई वाहन की तरफ से, ई वाहन के प्रचार प्रसार के लिए हम लोग जितनी भी कंपनीज़ हैं जो कि इलेक्ट्रिकल वाहन बना रही हैं, जैसे कि मान लीजिए हुंडई हो गई, टाटा हो गई या MG मोटर्स हो गई, जितने भी OEMs हैं जो बनाते हैं, हम उनके द्वार में जा रहे हैं या उनसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ हमारा समझौता हो, ताकि वहाँ पे हमारे रिटेल आउटलेट्स में उनके चार्जिंग स्टेशंस बने। चार्जिंग स्टेशन में सबसे बड़ा जो दिक्कत है इलेक्ट्रिकल वाहन में, एक तो है ही कि कॉस्ट ज़्यादा है, उनका दाम ज़्यादा है। दूसरा ये है कि आदमी डरा रहता है कि कहीं रास्ते में उसकी बैटरी अगर बंद हो गई या उसकी बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो गई तो वो कहाँ पे उसकी चार्जिंग कराएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है, बहुत बड़ा एक बाधा है, जिसकी वजह से भी लोग ई वाहन को ख़रीदने में कतराते हैं। तो इसके लिए क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे तेल उद्योग क्या कर रहा है कि हमारे जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं उसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग फैसिलिटी को लगा रहे हैं, और हम लोग OEM को प्रोत्साहित करते हैं कि आप हमारे साथ मिल के अपनी चार्जिंग स्टेशन कि जो आप लगाना चाहते हैं वो आप हमारे यहाँ लगा सकते हैं, ताकि उनकी व्हीकल को भी कहते हैं को बिक्री में भी उनको आसानी बढ़े या उनकी बिक्री ज़्यादा हो, और दूसरा है इसका प्रचार प्रसार हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े। जी, जी, जी। और अंत में इलेक्ट्रिकल व्हीकल का पूरे देश में ढंग से प्रचार प्रसार हो सके। जी जी जी। राजीव जी, यहाँ पर पेट्रोल एंड डीजल से चलने वाली जो भी गाड़ियाँ हैं वो किस तरह से नुकसान पहुँचा रही है पर्यावरण को, वो भी कहीं ना कहीं समझाना ज़रूरी है, जिससे कि ये इस तरह की एक जागरूकता हम लोगों तक पहुँचा पाए कि पेट्रोल एंड डीजल की जो भी गाड़ियाँ हैं उनसे निकलता धुआं, या फिर हम कंपैरेटिवली ये भी देखें कि लोग स्पीड के लिए या फिर ये दुर्घटनाओं से बचने के लिए अभी इतना इलेक्ट्रिकल व्हीकल नहीं चला रहे हैं, लेकिन ये पर्यावरण को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं लोगों को बताना ज़रूरी है। जिस प्रकार से आपके घर में फ्रीजर होता है, तो फ्रीजर में सबसे मुख्य भाग होता है उसका फ्रीज़र, जहाँ पे आपकी बर्फ़ जमती है। मान लीजिए कि आपके घर में या आपके फ्रीज़र में बर्फ़ जमना बंद हो जाए, तो आपका क्या होता है, इतनी सब्जियाँ आप रखती हैं तो क्या होती है, वो सब बासी होना शुरू हो जाती है, उनमें से महक आना शुरू हो जाती है, खाना जल्दी ख़राब हो जाता है। उसी प्रकार से जो हमारा पर्यावरण है या हमारी जो मदर अर्थ है, माता धरती माता है, उसमें भी फ्रीज़र बने हुए हैं। एक फ्रीज़र नॉर्थ पोल कहलाता है, दूसरा फ्रीज़र साउथ पोल कहलाता है, जहाँ पे बर्फ़ जमी है। ये बर्फ़ जो है, ये तापमान होता है पृथ्वी का, उसको बनाए रखने में सहायक होती है। पर जैसे ही ये बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाएगी तो क्या होगा कि जितने भी जीव जंतु हैं जो पानी में रहते हैं, ऊपर रहते हैं, वो सब तापमान, हर एक आदमी का शरीर या हर एक जीव जंतु का शरीर जो होता है एक तापमान के हिसाब से बना होता है। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा ठंडे में नहीं रह सकते, बहुत ज़्यादा गर्म में नहीं रह सकते, वैसे ही हर एक जीव जंतु एक तापमान के लिए बना है। जैसे ये तापमान ऊपर नीचे होता है तो उनकी पूरी व्यवस्था, उनके शरीर की व्यवस्था ख़राब हो जाती है। जिस प्रकार से जब हमें ज्वर होता है, बुखार होता है, तो हमारा शरीर जो होता है वो निष्प्राण हो जाता है। उसी प्रकार से आप देखेंगे, आप बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं कि ग्लोबल वार्मिंग होने से बहुत सारे जीव जंतु, मछलियाँ जो हैं और जो समुद्र के नीचे रहने वाले हैं, सब प्रभावित हो रहे हैं। तो अब आपको समझ में आ जाएगा, जिस प्रकार से 1 डिग्री टेम्परेचर अगर आपका शरीर का तापमान बढ़ जाता है तो आप बीमार कहलाते हैं, आपको चलने में दिक्कत होती है, आप लेथार्जिक फील करते हैं, आप आलस फील करते हैं, और 102 हो गया, 2 डिग्री बढ़ गया तो आप बीमार कहलाते हैं।
ठीक है। तो उसी प्रकार से टेम्परेचर बढ़ने से जब इस मदर अर्थ का या फिर हमारी पृथ्वी माता का टेम्परेचर बढ़ता है तो जितने भी जीव जंतु होते हैं वो परेशान हो जाते हैं। तो उसके सामने ग्रीन एनर्जी कैसे सेव करती है, जैसे कि उसके बारे में भी यंगस्टर्स तक हम ये बात पहुंचा सकें। ग्रीन एनर्जी का नाम जैसे है, ग्रीन मतलब एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे कार्बन डाइऑक्साइड ना निकले या कम निकले, ठीक है। मैं तो ये कहूँगा कि ना निकले। तो ऐसी कौन सा एनर्जी है या ऐसी कौन सी ऊर्जा है जिससे कि जब आप ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं तो धुआं ना निकले। तो वो सारी ऊर्जाएं जिससे धुआं ना निकलता हो वो कहलाती है हरित एनर्जी, जिसके अंदर बिजली सबसे श्रेष्ठ है। बिजली जो है जब भी आप इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर आपको कोई धुआं दिखाई नहीं पड़ता। बिजली अगर आप सोलर से बनाते हैं, सौर ऊर्जा से बनाते हैं तो उसके अंदर कोई धुआं नहीं है। अगर बिजली आप पवन चक्की से बनाते हैं, इसे आप विंडमिल कहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप टाइडल मतलब समुद्र की ऊर्जा से बनाते हैं, जियोथर्मल से बनाते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं। पर जब आप बिजली बनाना शुरू करते हैं कोयले से या लकड़ी से या फिर जो ऐसे जो सोर्सेज हैं जो कि ज़मीन के अंदर दबे हैं या फिर जिनसे धुआं निकलता है, तो वो हरित ना होकर वो प्रदूषण करने वाली ऊर्जा बन जाती है। जी जी जी। तो यहाँ पर अगर गवर्नमेंट की बात की जाए, जैसा कि आपने कहा आज़ादी का अमृत महोत्सव भी चल रहा है, तो गवर्नमेंट यानी सरकार भी इसे कैसे प्रोत्साहन दे रही है? सरकार जो है वो पहले बात तो जितने भी तेल उद्योग को उन्होंने एडवाइजरी दी हुई है कि हम लोग जितने भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए हम लोग रिटेल आउटलेट्स में या अपने पेट्रोल पंप्स में चार्जिंग स्टेशन उनको प्रदान करें। दूसरा, जितने भी जो वाहन मैन्युफैक्चरर्स हैं या OEMs हैं, जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको भी उन्होंने एक सुविधाएं दी हैं। और साथ में जो ख़रीदते हैं, जो ग्राहक हैं, उनको भी सब्सिडी जो है सरकार प्रोवाइड करती है। तो आप ख़रीदते हैं तो आपको एक सब्सिडी भी मिलती है। तो इस प्रकार से वो सब्सिडाइज़ करके जो ग्राहकों को प्रोत्साहन दे रही है कि आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ जाएँ। जी, आपने जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल रैली का आयोजन किया उसमें कैसा रिस्पॉन्स देखने मिला है राजीव जी? उसके अंदर काफ़ी अच्छा रिस्पांस था। हमारे पास 4 चक्के के, 3 चक्के के और 2 चक्के के वाहन सब लोग आए और उन्होंने बड़े ज़ोर शोर से इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। और हमने वस्त्रापुर में ख़त्म किया था ये रैली को, चली थी रिवर फ्रंट से और ख़त्म हुई थी वस्त्रापुर लेक में। तो वहाँ पे उनसे हमने संवाद किया और संवाद में ये जाना कि उनका कहना ये है कि हम अगली गाड़ी जो है वो डीजल या पेट्रोल की चलने वाली नहीं लेना चाहते। हमारा यही प्रण है कि हम ऐसी चीज़ लेंगे जिससे कि हमारी भविष्य की पीढ़ियां जो हैं वो सुरक्षित रहें, वो धुएं से और बीमारियों से बचे रहें। इसलिए सबको बता रहे थे कि हमारा जो प्रयास है या हमने क्यों इलेक्ट्रिकल व्हीकल लिया, बिकॉज हम चाहते थे कि हम कुछ हटके करें और ऐसा कुछ करें जिससे कि हमारी भविष्य की पीढ़ी जो है सुरक्षित रहे। तो इस प्रकार का बहुत से ऐसे लोग भी मिले जो कि नए प्रयोग कर रहे हैं। जितनी भी दिक्कतें आ रही हैं बैटरीज ड्रिवन कार्स में या व्हीकल्स में, तो उसको भी सॉल्यूशन करने के लिए हमसे काफ़ी लोग मिले। उन्होंने कहा कि हम इस पर शोध कर रहे हैं कि ये जितनी भी दिक्कतें आ रही हैं आग लगने की या कुछ अगर ऐसा है तो, या फिर गर्म हो जाती है बैटरी, तो उसको को दूर करने के लिए भी उनको कई सारे शोध कर रहे हैं। तो मुझे दिखाई पड़ा कि उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा जागरूकता है और काफ़ी ज़्यादा जोश उमंग है कि किसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल है वो पूरे भारतवर्ष में और हर एक शहर में छा जाए ताकि धुआं और प्रदूषण से हम लोग की जान छूटे। जी 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 राजीव जी, यहाँ पर हर एक नागरिक की ये जवाबदारी है कि हमारे पर्यावरण को, हमारी पृथ्वी को इस धुआंधार से धुआं जो निकलता है उससे बचाएं और इसी के साथ ग्रीन एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन दें। ये नागरिकों की एक जवाबदारी है। ये कैसे कहना चाहेंगे कि ये हम सभी को करना पड़ेगा? जैसा कि आपने कहा कि जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपयोग करेंगे तभी इसके रेट्स कम होंगे। तो और अभी पेट्रोल और डीजल के जो रेट्स देखने मिल रहे हैं, जितनी महंगाई देखने मिल रही है, उसके सामने अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल एक बार आ जाए तो बाद में शायद उसमें भी कहीं ना कहीं आसानी रहती है। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और इसका जो सलूशन यही है इसका कि जितने ज़्यादा लोग इसको ख़रीदने के प्रति जागेंगे उतना इसका प्राइस जो है, इसका जो कॉस्ट है, उसका मूल्य है कम होता जाएगा। और जैसे जैसे कि इसका मूल्य कम होगा उतना ज़्यादा लोग इस पर शोध करेंगे और इसके अंदर जो भी कमियां हैं उतनी वो कमियां जो हैं धीरे धीरे दूर होती जाएंगी। और जिस प्रकार से आप देखते हैं टेक्नोलॉजी जो आती हैं पहले बहुत महंगी होती हैं और धीरे धीरे जैसे जन साधारण में बढ़ती जाती है वो सस्ती होती जाती है और इसके अंदर दिक्कतें दूर होती जाती हैं। तो मैं इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हूँ और बहुत ज़्यादा मैं पॉजिटिव हूँ कि धीरे धीरे ये जो समय है जिसमें आप
अभी थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 5 साल के अंदर ये सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। और मुझे लगता है कि हर 2 में से 1 आदमी जो है अगर गाड़ी खरीदने जाएगा तो वो ईवी व्हीकल ही खरीदेगा। जी सर, और इसके साथ सक्षम अभियान की अगर हम बात कर रहे हैं आज खास, तो इस अभियान में अभी और किस तरह के कार्यक्रम किए जा सकते हैं लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए? तेल उद्योग अभी और कैसे कार्यक्रम करने वाला है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोत्साहन किया जाए, लोगों को प्रोत्साहित किया जाए ग्रीन एनर्जी के लिए? ऐसा है कि हम लोग स्कूलों में जाते हैं जहाँ पे हम लोग वाद विवाद, जिसे हम डिबेट कहते हैं, ग्रुप टॉक करते हैं। हम लोग कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाते हैं जहाँ पे हम लोग इसके ऊपर उनसे ग्रुप टॉक करते हैं, मोनोलॉग, डायलॉग सब करते हैं, ताकि बच्चों के अंदर इसके प्रति जागरूकता फैलाएं और सवाल जवाब के माध्यम से उनके अंदर जो भी कहते हैं डाउट्स हैं वो दूर करें। उसके बाद हम लोग गृहिणियों के लिए भी हमारा प्रोग्राम है, जिनको उनको बताते हैं किस प्रकार से भाई खाना तो घर में बनाना है तो ठीक है, तो वहाँ पे भी हम कोशिश करते हैं कि ऐसे ऊर्जा इस्तेमाल हो, जैसे एलपीजी आपको मालूम है उज्ज्वला योजना है, जैसे धुआं ना निकले, तो उनको वहाँ बताते हैं। किसानों को बताते हैं किस प्रकार से आप तेल का, जहाँ पे भाई अभी तो डीजल, सिर्फ डीजल तो अभी भी गांव में है जहाँ पे ट्रैक्टर चलते हैं या आपके इरिगेशन पंप चलते हैं, तो वहाँ पे किस तरह इस्तेमाल करें ताकि धुआं कम निकले। हम लोग किसानों के लिए भी कई सारे प्रोग्राम करते हैं। साथ साथ हम लोग ये जो ड्राइवर्स होते हैं, ट्रक ड्राइवर्स, उनके लिए भी प्रोग्राम करते हैं कि जो ट्रक्स चलाते हैं किस प्रकार से वो गियर लगाएं, किस प्रकार से क्लीनिंग करें इंजन की, और किस प्रकार से वो समय पे उसको ओवरहॉलिंग करें, उसका फ्यूल फिल्टर चेंज करें, ताकि उनकी तेल खपत कम हो, साथ साथ धुआं भी कम निकले। जी, तो राजीव जी, यहाँ पर लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि सक्षम अभियान के दौरान जनता को तेल उद्योग की तरफ से एक मैसेज, और साथ ही साथ यंगस्टर्स जो इस पूरे शो के दरमियान हम जो कहना चाह रहे हैं वो एक मैसेज आप क्या देना चाहेंगे हमारे सारे व्यूअर्स को और आज की यंग जनरेशन को, कि जो कहीं ना कहीं समझ तो रही है लेकिन किसी न किसी कारण की वजह से भी ग्रीन एनर्जी की तरफ नहीं मुड़ पा रहे हैं या इलेक्ट्रिकल व्हीकल नहीं ले रहे हैं, तो कैसे अभियान के अंतर्गत आप कर रहे हैं और इस शो के दरमियान भी जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? इस समय जो हमारा समाज है या फिर जो दुनिया है वो एक कस्प ऑफ रेवोल्यूशन जिसे कहते हैं, एक क्रांति की तरफ बढ़ रही, जिसे ऊर्जा क्रांति कहते हैं। और ये ऊर्जा क्रांति की जो दौड़ है उसमें अगर भारत पीछे रह गया तो वो हर प्रकार से पीछे हो जाएगा, कि जिसके पास ऊर्जा है वही देश आगे बढ़ पाता है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, अपने जितने भी प्यारे विद्यार्थी लोग हैं जो कि हमारा भविष्य हैं, हमारी आगे की धरोहर है, कि अगर हम जो अपने ऊर्जा के इस्तेमाल को अगर हरित नहीं कर पाते तो हम अपने भविष्य की पीढ़ियों को बहुत सारे दिक्कतों में डाल रहे हैं, उनके जीवन के साथ हम लोग सही नहीं कर रहे। तो अगर हम चाहते हैं हमारी पीढ़ियां जो हैं उनका भविष्य उज्जवल हो, सुरक्षित हो और स्वस्थ हो, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम लोग इस हरित ऊर्जा का प्रचार प्रसार सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, अपने मन से करें, अपने दिल दो जान से करें, और प्रण लें कि जहाँ भी हो सकता है हम लोग धुआं छोड़ने वाली ऊर्जा का कम से कम इस्तेमाल करें और दूसरों को भी बताएं, अपने परिवार में और अपने मित्रों में। जी ज़रूर से, और एक ये प्रयास हमने भी किया है जिससे कि सारी जो जनता है जो ये सुन रही है वहाँ भी ये जागृति हम ला सकें कि किस तरह से पेट्रोल और डीजल का भी जो उपयोग किया जा रहा है उसके धुएँ से या उसके अधिकतम उपयोग से आने वाली पीढ़ी को कैसे नुकसान हो सकता है, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए हरित ऊर्जा की तरफ मुड़ना कितना ज़रूरी है। तो यहाँ हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव जी, जिन्होंने ये समझाने का एक प्रयास किया है। समय समाप्त है, हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो दर्शक मित्रों, आज डे स्पेशल कार्यक्रम में जो खास बात की गई है यहाँ पर ग्रीन एनर्जी यानी हरित ऊर्जा के बारे में आपको बताने का प्रयास किया है। क्या है हरित ऊर्जा और इसका उपयोग करना कितना ज़रूरी है, और सक्षम अभियान जिस तरह से चलाया जा रहा है, इस अभियान के अंतर्गत लोगों को कैसे जागरूक किया जा रहा है, और साथ ही साथ ऊर्जा क्रांति की जो ये दौड़ है उसमें अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश भी आगे बढ़े तो हमें भी कदम उठाने होंगे, और हमें अगर अपनी आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखना है तो हरित ऊर्जा की तरफ मुड़ना कितना ज़रूरी है वो आपको बताने का एक प्रयास किया है। डे स्पेशल कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर से मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।